न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, यू कैन से, इसको देते हैं। तो इसको देने से ही हमारा पूरा जो केमिकल स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो और थोड़ा बहुत 80% तक सही हो जाता है। जहां पर हमने देखा यूवी केवल कॉन्जुगेशन का इंफॉर्मेशन देता है, आईआर फंक्शनल ग्रुप का, तो एनएमआर स्केलेटन का। अब एनएमआर का जो बेसिक एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, जैसे यूवी का था, तो क्रोमोफोर उसमें होना चाहिए, यानी कि टू कॉन्जुगेशन। आईआर में फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट होना चाहिए आईआर एक्टिव होने के लिए। एनएमआर के लिए उसके एटम का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होना चाहिए, 1/2, हाफ इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन उसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कई बार, ये क्या होना चाहिए और इसका क्या चाहिए। देन सेकंड थिंग कि इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। जैसे आईआर में एब्जॉर्प्शन था तो उसकी फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उससे मैच कर रहा था। उसकी एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी एनर्जी आईआर की एनर्जी से मैच करके एब्जॉर्प्शन हो रहा था। यूवी में उसका ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का एनर्जी गैप था, उससे मैच करके एब्जॉर्प्शन हो रहा था। यहाँ पर भी न्यूक्लियर स्पिन के जो ओरिएंटेशन है, स्पिन है, न्यूक्लियस का जो स्पिन्स है उनके बीच के एनर्जी गैप को मैच रेडियो वेव से करा के उसका एब्जॉर्प्शन कराया जाता है। एब्जॉर्प्शन एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मटेरियल को हमें एनालाइज करना होता है, तो हमें उसके लिए उसका एनर्जी मैच करनी होगी इससे, तभी जाके एब्जॉर्प्शन होगा। अगर सारा ही का सारा ट्रांसमिट हो गया तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, या सारा सारा स्कैटर हो गया या रिफ्लेक्ट हो गया। हमें एब्जॉर्प्शन कराना है। एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? उसका रेजोनेंस होना। उसके एनर्जी गैप में, यूवी में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसके बीच में जितनी एनर्जी थी उस गैप के बराबर होना। और ठीक है, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया, उसके बाद आईआर में उसकी जो बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, उसका आईआर के साथ मैच करना। ठीक है, तो एनएमआर एक ऐसे टेक्निक है जिसमें हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन या टाइप ऑफ कार्बन हम डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक उसके नाम से ही, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इट मींस इट इज डीलिंग विद न्यूक्लियस, और हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उसको रेजोनेंस करवाएंगे। जो भी मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा तो उसमें स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग मतलब अलग अलग हो जाएंगे उसके स्पिन, स्पिन की जो एनर्जी है वो स्टेट्स हैं, अलग अलग हो जाएंगी। जैसे इस तरह से दो अलग हो जाएंगे। अभी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स, किसी भी कंपाउंड पर, किसी भी कंपाउंड का न्यूक्लियस एक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट, छोटा मैग्नेट में अगर बड़ा मैग्नेट उसके अलाइन, उसके साथ रखा जाए तो वो एकदम अलाइनमेंट में आ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है उसमें। अब हम किसी भी कंपाउंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इन ए कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं कि ये अब घूमने लग गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस अब रोटेट करते हुए दिखने लग गया। इस रोटेशन की फ्रीक्वेंसी को या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी भी बात करते हैं इसकी। अगर हमने 1 टेस्ला का
1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया किसी भी कंपाउंड में, तो उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी 42.6, या हम बोल सकते हैं इन अदर लैंग्वेज की उसके न्यूक्लियस की जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप को मैच करने के लिए 42.6 मेगाहर्ट्ज का रेडियो वेव्स चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। या इन द सेंस, दूसरे सेंस में कि इस कंपाउंड पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये 42.6 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से रोटेट करने लगे, जो कि पहले रोटेट नहीं करता था। हर न्यूक्लियस के, हर कंपाउंड के न्यूक्लियस की अपनी एक मीन्स ये वैल्यू होती है रोटेट करने की, प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। 1 टेस्ला लगाएंगे तो 42.6 मेगाहर्ट्ज तो उसका रोटेशन होगा। 1.41 करेंगे तो 660 का होगा। 2.35 करेंगे तो 100 मेगाहर्ट्ज का उसका फ्रीक्वेंसी होता है। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव फील्ड लगाएंगे उतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता जाएगा और उसके बीच की एनर्जी गैप बढ़ती जाएगी। सेंसिटिव होना मतलब उसके बीच की एनर्जी गैप, न्यूक्लियस की एनर्जी, यानी कि इसकी स्पीड, अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, स्पीड ऑफ रोटेशन उसकी बढ़ती जाएगी। जितना स्पीड ऑफ रोटेशन न्यूक्लियस की बढ़ेगी उतनी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, हम डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमने अभी किसी भी न्यूक्लियस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू किया और वो अपना एक रोटेट करने लगा। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है एनओआर का। फिर उसके बाद एनर्जी जो डिफरेंस हुई उन दोनों न्यूक्लियस स्पिन स्टेट में, उस एनर्जी गैप को हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच कराया। दैट इज द रेजोनेंस। हमारा एनालिसिस में मेन रोल ही एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए मुझे एनर्जी गैप, जो एनर्जी जो बीच की गैप है, उसको उसके इक्वल की एनर्जी का जो वेव है उसको अप्लाई करना होगा। तो ये एक न्यूक्लियस का था, एक बेसिक प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा जरूरी नहीं एटम हो, हाइड्रोजन हो तो हर समय हाइड्रोजन के पास सेम एनर्जी हो। लो ये खाना ठीक है, हर समय सेम एनर्जी हो तो ये चल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम देखते हैं कि सॉरी डेंसिटी हो तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस है, तीनों न्यूक्लियस है, तो हम इसमें एक 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं इस कंपाउंड में, क्योंकि कंपाउंड में एटम, एक कंपाउंड में एटम बहुत सारे होते हैं। तो एक कंपाउंड जो है कि एस्पिरिन है सपोज, जिसका हमने स्ट्रक्चर इस तरह से लिया है, COH NOCOCH3, ये एस्पिरिन है, इस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया COH। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हर एटम का अपना एक रोटेशन होगा, जो कि 1 टेस्ला पर 42.6 मेगाहर्ट्ज का होता है। अब तो ये सबकी एक ही एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, क्योंकि जब रोटेशन एक जैसा कर रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम अभी तक केवल न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं किए। इलेक्ट्रॉन भी तो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल का हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो थंब रूल के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसका डायरेक्शन इसके अपोज होता है, इलेक्ट्रॉन का अपोज। अब हम सपोज 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे और ये घूम रहा था 42.6 मेगाहर्ट्ज पर कोई न्यूक्लियस। ठीक है, फोर्टी 42.6 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से वो घूम रहा था। अब हमने क्या किया, इसको पूरे कंपाउंड, एस्पिरिन के पूरे कंपाउंड को हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया। एक मॉलिक्यूल समझ लो, एक मॉलिक्यूल को हमने वो दिया मैग्नेटिक फील्ड दिया 1 टेस्ला का, तो सारे न्यूक्लियस 42.6 मेगाहर्ट्ज पर घूमने लगे और उनके बीच की जो एनर्जी हुई
अगर फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी गैप हम रेडियो वेव से कराते हैं। तो सारे जो एटम है सबकी फ्रीक्वेंसी सबकी एक जैसी होगी, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सब में अलग होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं कैसे। ये तीन एक एटम है, यहाँ पर ये तीन कलर के एस्पिरिन मॉलिक्यूल है सबको। इसमें तीन तरह के मॉलिक्यूल्स एटम है। हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक न्यूक्लियस पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, दो न्यूक्लियस है सपोज, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं 1 टेस्ला का, तो ये 42.6 मेगाहर्ट्ज के साथ घूमेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस के बाहर से इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन अपना भी जनरेट करता है। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और थंब रूल के हिसाब से वो मैग्नेटिक फील्ड उसका उल्टा होता है। अपोज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा अपोज करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपोज उसको करेगा। यानी कि अब न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचेगा, जिसमें ठीक है, ये इस रेड को देख लीजिए, इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, और ये थोड़ा कम, और ब्लू वाला बहुत कम, क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा होगा तो अपोज होगा, उसका डायरेक्शन ऊपर को नीचे का होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है इसका अपोज करने का। यानी कि अब न्यूक्लियस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का है, वो 1 टेस्ला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफरेंट डिफरेंट है, तो अपना भी इंड्यूस कर रहा है। सपोज इसने कुछ मेगाहर्ट्ज का किया, 10 मेगाहर्ट्ज का इसने किया, इसने 20 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें 1 टेस्ला माइनस 20 मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इसके न्यूक्लियस पर। इसमें लगेगा 1 माइनस 10, तो ज्यादा किसमें लगेगा, इस वाले में लगेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। यानी कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, वो सील्ड कर रहा है न्यूक्लियस को। दैट इज नोन एज सील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड से सील्ड कर रहा है या बचा रहा है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करके, अपोज करके। अब वो जो 1 टेस्ला का लग रहा था, अब वो 1 माइनस 20, 1 टेस्ला माइनस 20 मेगाहर्ट्ज का लग रहा है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस पर कम मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। कम मैग्नेटिक फील्ड लगने से इसके, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा लगेगा उतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। कम मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो वो एनर्जी गैप कम हो रहा है। अब एनर्जी गैप कम हो रहा है तो अब ये रेडियो वेव्स जो है, कम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव के लिए ये एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें ज्यादा की एनर्जी को। तो अब एक जैसा नहीं रहेगा इसमें। पहले तो हम जब न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे थे सब में एक जैसी एनर्जी हो रही थी, लेकिन अब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस पर सब में अलग लग रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से उसका अपोज ज्यादा हो रहा है, और उस न्यूक्लियस पे कम लग रहा है, और कम लगने से उसमें स्प्लिट एनर्जी गैप कम हो रहा है, और वो एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। इससे टेक होम मैसेज क्या है इसमें, कि न्यूक्लियस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड हर एटम का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो कम अपोज कर रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन में अपोजिशन ज्यादा है, यानी न्यूक्लियस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम है। इसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। सील्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दे रहा है, सील्ड कर दे रहा है न्यूक्लियस पर लगने से। तब जो न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कम लग रहा है, और उसके लिए कम फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव चाहिए।
अब हो गया एब्जॉर्प्शन अलग अलग सबके। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से पीक अलग आती है, बहुत क्लोज आती है। क्यों बहुत क्लोज आती है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेस्ला की, और चेंज आ रहा है हर्ट्ज का, यानी कि वही बात हो गई 1 करोड़ रुपए में 1 रुपये का डिफरेंस, जो कि नेग्लेजिबल है, जिसको हम लोग डिफाइन भी नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए हमें एक केमिकल शिफ्ट वैल्यू दी जाती है, जिसमें इसमें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और माइनस इंड्यूस फ्रीक्वेंसी इनटू 1000, यानी टेस्ला को चेंज किया गया, मेगाहर्ट्ज को चेंज किया गया है हर्ट्ज में। अब हम देखते हैं इसका एक्चुअल में क्या। केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ये है केमिकल शिफ्ट वैल्यू, पीपीएम में देखी जाती है, पार्ट पर मिलियन में। यानी अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर केमिकल शिफ्ट वैल्यू रहेगी। केमिकल शिफ्ट वैल्यू पीपीएम पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितना डिफरेंस। जब 1 करोड़ में एक डिफरेंस हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत माइन्यूट है, 1.00009 का डिफरेंस। तो वो उसको हमको कैच करना मुश्किल होता है, उस वैल्यू को पढ़ना, इसलिए इसको केमिकल शिफ्ट वैल्यू में लिखा जाता है, जो कि पार्ट पर मिलियन। अब हम बोल सकते हैं 1 करोड़ में एक ज्यादा, पार्ट पर मिलियन, या 10 लाख में एक ज्यादा मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 1 मिलियन में 10 में एक ज्यादा। तो इसके लिए हमने पार्ट पर मिलियन दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू केवल चेंज होती है हर्ट्ज में, और हम बात कर रहे हैं टेस्ला। हर्ट्ज और टेस्ला में बहुत डिफरेंस है। सॉरी, टेस्ला नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में है, और एक टेस्ला लगाने में, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 42.6 मेगा हर्ट्ज से घूम रहा था। लेकिन 3 न्यूक्लियस है यहाँ पर, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस है सपोज हमारे पास। हमने इसमें एक टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया तीनों में। जब हम न्यूक्लियस को कंसीडर करता है सिर्फ, तो 42.6 मेगाहर्ट्ज सारे न्यूक्लियस पर लगता है। मीन्स उसकी रोटेशन 42.6 होती है, लगता तो 1 टेस्ला है। 42.6 मेगाहर्ट्ज से वो घूमने लगता है, जिसको हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, या प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी भी नाम दिया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों में जो अगर इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाए तो तीनों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर सबसे कम है। अब क्या होगा, जो ये टेस्ला लग रहा है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर कुछ अपोज हो रहा है, इसमें थोड़ा कम हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें एक टेस्ला ही लग रहा है, इसमें 1 पॉइंट समथिंग लग रहा है, 1 पॉइंट से कम 0.9009 लग रहा है, इसमें 0.98 लग रहा है, यानी कि सबसे कम लग रहा है इसमें। यानी कि अब तीनों का एब्जॉर्प्शन अलग हो गया है। यहाँ की रेडियो वेव जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम फ्रिक्वेंसी की होगी, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, और यहाँ पर ज्यादा फ्रिक्वेंसी की। इसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें न्यूक्लियस में सील्ड हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड से बच गया, सील्ड कर दिया उसने। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी, यानी कम हो जाएगी। केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या है, एनएमआर में एक यूनिट होती है, इसको हम लोग, क्योंकि ये घूमने की टेंडेंसी जो उसकी क्या है, एक टेस्ला लगाने के बाद 42.6 मेगाहर्ट्ज, जैसे 42.6 पर एक घूम रहा है, और दूसरा उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से वो 42.50000599999 बहुत माइनस डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम कैच नहीं कर पाते हैं, और उसको यूनिट में लिखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको 10 की पावर, मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी गैप आ रहा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को
मल्टीप्लाई किया जाता, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू 10⁶। इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन वैल्यू केमिकल शिफ्ट। अब हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो वो सील्डिंग होगा। बेसिक प्रिंसिपल आपको पता चल गया। सील्डिंग क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड लगने से बचा रहा है। सील्डिंग होगा तो केमिकल शिफ्ट 0 की तरफ होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो केमिकल शिफ्ट 0 से ऊपर की तरफ होगी। उसको बोलते हैं हम लोग डाउन फील्ड या डिसशील्डिंग। ऊपर की तरफ होगी अप फील्ड जो कि 0 की तरफ, और वो सील्ड हो गया। अब हम इन द नेक्स्ट सेल यहाँ तक पहुंचे हैं कि कंपाउंड एनएमआर, अगर हम किसी में एनएमआर का अगर ग्राफ देखें, एनएमआर को पढ़ें, तो उसमें 2 रीजन होते हैं, शील्डेड रीजन और डिसशील्डेड रीजन। शील्डेड रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जिनके अंदर जिन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उनको हम शील्डेड की तरफ देखते हैं, और दूसरे जो कम डेंसिटी के हैं उसको डिसशील्डेड की तरफ हम कंसीडर करते हैं। तो एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सपोज 1 है और इसमें 2 है तो इसकी 4 होगी, क्योंकि ये डिसशील्डेड इलेक्ट्रॉन है जो कि डाउन फील्ड रहता है, और ये अप फील्ड। इसमें ये तो कंपैरेटिव रिलेटिव चीजें हैं, डेंसिटी ज्यादा है कम है, किसमें रिलेटिव, इसलिए एक कंपाउंड को इसमें क्या माना जाता है, रेफरेंस, TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन, सिलेन Si CH3 CH3 CH3। ये हाईली Si क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये इसके प्रोटॉन H जो होते हैं हाईली शील्डेड होते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू 0 को हम कंसीडर करते हैं, टेट्रामिथाइल सिलेन की वैल्यू। और ये यूनिट, इसके ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इसी के हिसाब से हम पूरा एनएमआर ग्राफ को कैलकुलेट करते हैं। एक बार हम एनएमआर ग्राफ को देखते हैं नीचे कैसे होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा हमारा। ये एनएमआर ग्राफ होता है, ये 0 की तरफ है, ये सील्डेड रीजन है, ये डिसशील्डेड रीजन है, यानी कि ये इस कंपाउंड में इस जगह पर जो ये प्रोटॉन के पीक है, ये हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी और ये कम डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन की होगी, यानी कि इसमें सील्डेड होंगे। सील्डेड होगा ये एटम, हाइड्रोजन एटम, ये प्रोटॉन एनएमआर है तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन ही एनएमआर एक्टिव है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की जो कि हाईली सील्डेड है। इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हमें ये याद रखना सिर्फ कि केमिकल शिफ्ट अगर 0 की तरफ है तो वो सील्डेड होगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो वो डिसशील्डेड होगा। तो आज का जो हमारा टेक होम मैसेज है वो सिर्फ इतना है, हमें सील्डेड और डिसशील्डेड पर बात करनी है। आगे हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, लेकिन अभी तक हमें पार्ट पर मिलियन, बेसिक प्रिंसिपल, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कितना उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन का होने से उसमें कितना डेविएशन हो रहा है, जो कि पार्ट पर मिलियन में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। पार्ट पर मिलियन से हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, और नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट हम उसको कल देखेंगे। तो अभी के लिए हम रश करते हैं, और IR UV NMR के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो, उससे आपकी जो कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी, वो बढ़ती जाएगी। और क्लास को अटेंड करते रहा करो, तो मैसेज भी देखा करो क्लास कब है एंड क्या चीजें हैं, मिस मत करो। तो इस तरह से हमने चीजों को देखा, हमें केमिस्ट्री, NMR, IR और UV को कंप्लीट करना है बिफोर जो तुम्हारा टेस्ट है, उससे क्या हो जाएगा, हमें कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें जितना ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट करते जाएंगे, हम एप्लीकेशन ही, एनालिसिस इज एप्लीकेशन, तो हमारा उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कल हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे कि कहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शील्डेड हो रहा है और डिसशील्डेड हो रहा है। मैं आपको शेयर करूंगा ये जो ड्राफ्ट है वो, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल यही है इसका, किसी भी न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके स्पिन के स्टेट में चेंजेस आते हैं, एनर्जी स्टेट में चेंज आते हैं, उस एनर्जी गैप को मैच करने के लिए रेडियोनिक्स का यूज किया जाता है। सारे न्यूक्लियस पर
मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 टेस्ला का लग रहे हैं तो सारे जो न्यूक्लियस होंगे 42.6 मेगाहर्ट्ज से घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका भी अपना उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके थंब रूल के हिसाब से उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि वो कम कर देता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो उसके न्यूक्लियस पर उतना कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। उतना कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो उसमें स्पिन स्टेट में एनर्जी गैप भी कम होगा, और वो कम फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव्स लेगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं ऑफ द कैमरा क्या हो रहा है। लेकिन हम जब अप्लाई पार्ट करेंगे तो हमें सिर्फ ये देखना है शील्डिंग कौन सा है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 के पास, डिसशील्डिंग मतलब कम इलेक्ट्रॉन है उसके 0 से दूर है, यानी कि 8, 9, 7, 6 ये सब आगे की तरफ। ये एक जनरल चीज में हम ये देख सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसलिए ली गई है क्योंकि जब हम किसी पर 1 टेस्ला का लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसका 42.6 मेगाहर्ट्ज का है। इलेक्ट्रॉन ने किया प्रोड्यूस हर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज में 10⁻⁶ का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब वही चीज है, एक के पास 1 करोड़ है, एक के पास 1 रुपया कम है, तो हम बोलेंगे इनमें से ज्यादा अमीर कौन है? हम नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत नॉमिनल चीजें है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि 1 करोड़ में 1 कम है, तो इसको पीपीएम पार्ट पर मिलियन यानी 10 लाख में 1 दैट इज द यूनिट पीपीएम, जो कि फ्रीक्वेंसी के बीच जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड है इनटू 10⁻⁶ वो हमारी केमिकल शिफ्ट वैल्यू हो जाती है। सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट, सबसे कम केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो होती है हम कंसीडर करते हैं टीएमएस की, टेट्रामेथाइलसिलेन, जो कि हाईली शील्डेड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा होता है, तो यानी कि न्यूक्लियस पर पहुंचने वाला मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होता है। तो इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, जो बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंट होता है क्या हो रहा है, और जो ग्राफ में होता है वो पीपीएम में दिखता है हमें, और वो ये चीजें होती है केमिकल शिफ्ट वैल्यू कंसिडर में हम लोग करते हैं, और उसका बेसिक प्रिंसिपल भी हमें बताना चाहिए। तो आज के लिए इतना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है पूरे घर में पढ़ने के लिए, कोई बहाना नहीं है जो होना चाहिए हमने आईआर नहीं पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा, इट इज नॉट। अभी बेस्ट टाइम है यूटिलाइज करो, और एनएमआर और इन सबका कंप्लीट होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली आपके सिलेबस खत्म होते जाएंगे तो आपको और भी मटेरियल मिलता जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग शुरू से ही अच्छे से थोड़ा सा करते जाएंगे। और इसमें एनएमआर ही है बस, उसके बाद मास थोड़ा सा, उसके बाद आपका एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद टाइट्रेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा आते हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह आती है, बट उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो इस एनालिसिस और केमिस्ट्री का है। ऑलमोस्ट 80% कवर हो चुका है। अब आपको उस तरह से तैयारी करनी है कि 12 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं 12 में से 10 तो आपको करने ही हैं, और दिमाग लगाने की क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, इसलिए भूलने का कोई सवाल है। हर दिन केमिस्ट्री एनालिसिस पे 1 घंटा ये है, आप थोड़ा सा पेन से भी ड्रॉ करते रहो स्ट्रक्चर को, ताकि आपको समझ आए कि बॉन्ड क्या है कैसा है। एनएमआर को हम केमिस्ट्री से भी कोरिलेट करेंगे, और बेसिक बात कर ही रहे हैं, जहां पर -I होगा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, वो डिसशील्ड होगा। +I होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है वहां पर, शील्डेड होगा। तो ये सब आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट में, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए एनालिसिस और केमिस्ट्री को साइमल्टेनियसली हम लोग पढ़ते हैं। एनएमआर समझना आसान नहीं है, अगर समझ में आ गया तो आप यू विल विन। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग।